नमस्कार, मैं मंजू मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर BSSS कॉलेज। हिंदी भाषा में बात करना यानी दिल की बात जुबां तक लाना। कहते हैं भावों की सही अभिव्यक्ति हिंदी में ही होती है। लेकिन हिंदी बोलने का मज़ा तभी है जब सही और मानक हिंदी बोली जाए। यूँ तो हर कोई हिंदी बोल लेता है, लेकिन हिंदी का सही रूप स्वरूप तभी हमारे समक्ष आता है जब वाक्य सही तरह से बने हों। तो आज मैं आपको वाक्य के बारे में बताने वाली हूँ। हिंदी में होते हैं वर्ण अ आ इ ई क ख ग ग। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों से बनते हैं शब्द और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। वाक्यों के मेल से बनती है भाषा। ये भाषा यदि मानक हो, भाषा यदि सही और सार्थक हो तो हिंदी सुनने का आनंद अलग ही होता है। आज हम वाक्यों के बारे में बात करें। पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें शब्द व्याकरण के तौर पर निश्चित क्रम में जमे हों, वो सही वाक्य बनते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जब हम वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं। अधिकतर उद्देश्य कर्ता होता है, जैसे राम को खाना दे दो। इसमें राम उद्देश्य है, यहाँ राम कर्ता भी है। इसी तरह सोनू को खाना दे दो, यहाँ सोनू उद्देश्य है, कर्ता भी सोनू है। इस तरह वाक्य का पहला अंग उद्देश्य होता है, जिसको हम मुख्यतः कर्ता के रूप में देखते हैं। वाक्य का दूसरा अंग होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सीता कपड़े धो रही है, तो यहाँ कपड़े धो रही है विधेय है। अक्सर विधेय क्रिया के रूप में दिखाई देता है। सोनू ने साइकिल चलाई, सोनू उद्देश्य है, लेकिन साइकिल चलाई जो क्रिया के रूप में हमें दिख रहा है, ये वाक्य का विधेय है। व्याकरण के आधार पर वाक्य को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। पहले हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्यों की। रचना यानी कंस्ट्रक्शन। जब हम शब्दों को सही रूप से रचना के आधार पर वाक्य बनाते हैं, अर्थात शब्दों का सही क्रम स्थापित करते हैं, किस तरह हमारे वाक्य बन रहे हैं, वो कहलाते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहले बात करते हैं सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जो साधारण वाक्य भी कहलाते हैं, जिनमें एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है। ये वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण के तौर पर आप देखिए, किसान खेत जोत रहा है, सरल वाक्य है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, सरल वाक्य है। हमने इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, एक कर्ता और एक क्रिया ली है, ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य जो साधारण वाक्य भी कहलाते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जब दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य आपस में जुड़े हों, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में जैसे पिताजी मुंबई गए हैं, वो कल आएंगे। हाँ, मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, पिताजी मुंबई गए हैं और वे कल आएंगे। मैंने जो ये और शब्द बोला है, ये योजक है। इस तरह संयुक्त वाक्य की परिभाषा ये कहती है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य, अगर उनमें योजक हो तो भी वो संयुक्त वाक्य है, अगर योजक नहीं है तो भी वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिस तरह राम ने बहुत मेहनत की परंतु पास नहीं हुआ। मंत्री जी मंदिर में आए और आरती शुरू हो गई। ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य के। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ये वो वाक्य होते हैं जिसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा बाकी के उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य होती है कि इनकी शुरुआत अधिकतर जो, जैसे, जिससे, जहाँ, इस तरह के शब्दों से होती है। उदाहरण के तौर पर, जब मैं घर से निकली तब बरसात हुई। जैसे मैंने बोला जब मैं घर से निकली, आपको भी लग रहा है कि कुछ आधा है। इसको पूरा करने के लिए आश्रित उपवाक्य ने यह जवाब दिया, तब बरसात हुई। जो अधिक पड़ेगा वो प्रथम आएगा।
एक वाक्य पर जब दूसरा हिस्सा आश्रित होता है, ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और इसकी कीवर्ड्स की बात की जाए तो ऐसे शब्द जो, जैसे, जब, जहां, ये इसमें अवश्य होते हैं। तो ये थे हमारे रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कई बार हमें इन वाक्यों को आपस में बदलना होता है। जब हम सरल वाक्य बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक कर्ता और एक क्रिया, इसके बीच में योजक शब्द नहीं आते। संयुक्त वाक्य में 2 पूरे वाक्य होते हैं जिनमें योजक शब्द हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मिश्र वाक्य वो वाक्य हैं जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य, तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं जो, जैसे, जब, ज्यों, इस तरह के शब्द आते हैं। इस तरह इन शब्दों से वाक्यों की पहचान होती है और सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य रचना के आधार पर ये 3 वाक्य। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों की। अर्थ के आधार पर वाक्य वो होते हैं जब हम कोई वाक्य जब बोलते हैं, उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, वो वाक्य अर्थ के आधार पर होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अर्थ के आधार पर 8 तरह के वाक्य होते हैं। और ये जो 8 तरह के वाक्य हैं, इन वाक्यों में खास तौर से जब हम वाक्य बनाते हैं, उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, वो ये प्रस्तुत करते हैं। ये 8 तरह के वाक्य हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानवाचक की। जैसे कि मोहन विद्यालय जाता है। विधानवाचक वो वाक्य होते हैं जो सरल वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है, जो सामान्य चीज को प्रस्तुत करते हैं। ये वाक्य विधानवाचक कहलाते हैं। इस तरह जिस वाक्य में किसी काम को सामान्य रूप से करने का बोध होता है, वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम निषेधवाचक वाक्य की। निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने का बोध हो, जिसमें ना शब्द या मत शब्द की प्रस्तुति होती है। जैसे तुम विद्यालय नहीं जाओगे, मुझे ये काम नहीं आता, या तुम ऐसा मत करो। जहां ना वाली चीज आ जाए, निषेध हो, ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। मोहन विद्यालय नहीं जाता है, निषेधवाचक। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, ऐसा लगे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन, कहाँ, कब, कैसे। और ऐसे वाक्यों में अक्सर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। जब ऐसा बोध हो, वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि तुम कार्यालय कब जाओगे, तुमने यह कार्य कैसे किया। जहां प्रश्न पूछने की प्रस्तुति हमारे समक्ष आती है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य की। आज्ञावाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में उपदेश, आज्ञा, आदेश या अनुमति हो। इन चीजों के होने पर जिस वाक्य का निर्माण होता है, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें, मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए, तुम जाओ एक ग्लास पानी ले आओ। ये सब आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य को करने का संदेह हो, अर्थात शक हो कि कार्य होगा भी या नहीं। जहां संदेह की स्थिति है, वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे संभवतः आज बरसात होगी, शायद वो बहुत गरीब है। यहां स्थिति स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा शक है, शायद, संभवतः, इसके खास कीवर्ड्स हैं। ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। छठे नंबर पर हम बात कर रहे हैं इच्छावाचक वाक्य की। जिन वाक्यों में आशीर्वाद, शुभकामना या इच्छा व्यक्त हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे काश आज बरसात हो जाए, या ईश्वर करे तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, काश मेरी लॉटरी खुल जाए।
जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। सातवां है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, प्रशंसा, शोक या फिर विस्मय की स्थिति हो, ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। और अक्सर हम विस्मयवाचक वाक्यों को बोलते समय वाह, ओह, आहा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है, ओह, बहुत दुखद खबर है। ऐसे शब्द जहां आश्चर्य हो, जहां कोई आंतरिक अनुभूति प्रस्तुत हो, ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। आठवां और अंतिम भेद है संकेतवाचक वाक्य। जब एक काम का होना या करना वाक्य के दूसरे हिस्से से पूरा होता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, पढ़ाई अच्छी करते तो अच्छे नंबर आते। आपने देखा यहाँ तो के बाद जो दूसरा हिस्सा आ रहा है वो हमारे पहले वाक्य को पूरा कर रहा है, अर्थात पहला हिस्सा संकेत दे रहा है और दूसरा हिस्सा उसका परिणाम बता रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम कहते हैं यदि मेहनत की होती तो आपकी मेहनत रंग लाती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब पहला हिस्सा संकेत दे, दूसरा हिस्सा पूरा करे, संकेतवाचक वाक्य। तो इस तरह हमने अर्थ के आधार पर 8 वाक्यों को पढ़ा। हम एक वाक्य को 8 वाक्यों में लेते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, विधानवाचक। मोहन विद्यालय नहीं जाता है, निषेधवाचक। मोहन विद्यालय जाओ, आज्ञावाचक। शायद मोहन विद्यालय जाता है, संदेहवाचक। काश मोहन विद्यालय जाए, इच्छावाचक। क्या मोहन विद्यालय जाता है, प्रश्नवाचक। ओ, मोहन विद्यालय जाता है, विस्मयवाचक। मोहन विद्यालय जाता तो अच्छा इंसान बनता, संकेतवाचक। इस तरह हमने एक वाक्य से 8 हिस्सों को जाना, 8 भेदों को समझा। मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा। आपको ध्यान ये रखना है, हिंदी बोलिए लेकिन मानक। अगर वाक्य की रचना सही होगी, सुगठित होगी, वाक्य सार्थक होंगे, तो आप यकीन मानिए आपकी भाषा समृद्ध होगी, सुनने में अच्छी लगेगी और भावों की अभिव्यक्ति सही होगी। तो आपसे होगी जल्दी मुलाकात।